जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अपन ने कल एक फर्स्ट टॉपिक वर्ण पढ़ा, फिर संधि पढ़ी। वर्ण के अंदर मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए थे, सॉरी। तो 6 क्वेश्चनों के मैंने आंसर मांगे थे आपसे, तो मैं आज उनके आंसर आपको बता देता हूं। भाई पहले का तो था अपने सी, पहले आंसर का तो क्या था सी, दूसरे का सी, तीसरे का अपने था बी, तीसरे का क्या था बी, चौथे का था अपने सी, पांचवे का सी और छठे का था डी। ये कल के आंसर है आपके, सी सी बी सी सी और डी। जैसा कि आपने उच्छिष्ट व्यंजन पढ़े थे, उच्छिष्ट वर्ण पढ़े थे, उसमें था डे। कौन सा वाला डे था? ये वाला जिसके नुक्ता चिन्ह लगता हो वो डे था, उच्छिष्ट वर्ण में आ जाता था। गे का आपने पूछा था, जय प्लस ई था, जय प्लस ई था। फिर अपन ने पूछा था उच्चारण के आधार पर लय व्यंजन किस में आता है, तो वो पार्श्विक में आता है। फिर अपन ने 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन अपन ने पूछा था कि ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन का पूछा, बताया था मैंने कि यह ऊष्म व्यंजन है। फिर पांचवा पूछा था कि घोषवर्ण कौन सा है, तो घोषवर्ण द है। और छठा क्वेश्चन पूछा था कि मैंने महाप्राण वर्ण है, यानी महाप्राण वर्ण है, तो उसमें आ गया था स। ये 6 क्वेश्चन हो गए आपके सामने जो कल मैंने आपको बताए थे, इनके आंसर थे। आज अपन संधि से स्टार्ट करेंगे। भाई संधि अपन ने कल थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया था, आज उसके मतलब 3 भेद बता दिए थे मैंने। 3 भेद बताने के बाद में मैंने आपको कहा था कि भाई एक एक टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन स्वर संधि पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि में यह होता है कि स्वर संधि क्या है कि स्वर से स्वर में मेल होना। मतलब प्रथम वाक्य का अंतिम वर्ण, जैसे कोई भी लिख लिया मैंने, महाशय लिखा, महाशय लिखा, तो इसके अंदर जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो गया, जैसे महा प्लस आशय, तो इसके अंदर आ की मात्रा आ रही है, प्लस इसके अंदर आ की मात्रा आ रही है, तो ये क्या हो गया? महाशय। तो इसमें भी स्वर आ गया, इसमें भी स्वर आ गया। तो ऐसे स्वर में क्या होता है कि स्वर से स्वर में, मतलब स्वर का स्वर में ही संधि होना क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाती है। अब इसके अंदर 5 भाग आते हैं। स्वर संधि में क्या आते हैं? 5 भाग आते हैं। दीर्घ संधि आ गई, गुण संधि आ गई, वर्धी संधि आ गई, यण आ गई, अयादि आ गई। तो अपन आज पढ़ेंगे, अपन स्वर से स्वर संधि के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि में जब भी विकार आता है, यानी स्वर संधि में जब भी विकार प्रस्तुत होगा, उस विकार को पहले शब्द का अंतिम वर्ण ग्रहण करेगा। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में स्वर संधि में स्वर संधि में जब भी विकार, विकार यानी परिवर्तन, स्वर संधि में जब भी विकार प्रस्तुत होगा, विकार प्रस्तुत होगा, स्वर संधि में जब भी विकार या परिवर्तन प्रस्तुत होगा तो उस विकार को स्वर संधि का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ग्रहण करेगा।
पर स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि में जब भी विकार प्रस्तुत परिवर्तन यानी विकार यानी परिवर्तन प्रस्तुत होगा तो उसमें क्या होगा कि प्रथम शब्द होता है ना, उसका अंतिम वर्ण होता है ना, वो उस विकार को ग्रहण कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बताया हिमालय ले लो, हिमालय। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या परिवर्तन आया कि संधि हमेशा यहां से भी नहीं होती, यहां से भी नहीं होती, हमेशा टुकड़ बीच में से होती है जहां दो शब्दों के अर्थ निकलते हो। तो हिमालय में क्या होता है, जैसे हिमालय लिया मैंने, अब हिमालय में क्या होगा, हिम प्लस आलय, तो हिमालय हुआ। तो हिम प्लस आलय, अब यहां से ए निकला प्लस यहां से आ निकला बराबर आ हो गया। तो इसको किसने ग्रहण किया, मैंने। तो मैं में क्या हो गया कि आ की मात्रा जुड़ते ही हिमालय हो गया। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि स्वर संधि में जब भी विकार परिवर्तन होगा, कुछ भी हो, जैसे मतलब स्वर से स्वर होगा और समान स्वर होंगे, मतलब समान स्वर होंगे, जैसे ऐसे ए हो गया तो आ गया, आ से आ गया तो आ हो गया, ई से छोटी ई आ गई, बड़ी ई आ गई, या छोटी ई आ गई तो बड़ी ई हो गई, ये हो जाते हैं ऐसे, मतलब स्वर संधि कहलाती है। तो अब अपन इसके 5 भेद हैं, वो 500 भेद पढ़ेंगे। 5 भेद कौन कौन से हैं, पहली हो गई दीर्घ, ये हो गया नाम, और ये परिणाम। मैं परिणाम लिखा देता हूं कि ये परिणाम ग्रहण करेंगे। पहली हो गई दीर्घ, दूसरी हो गई गुण, तीसरी हो गई वर्दी, चौथी हो गई यण, और पांचवी हो गई अयादि। ये 5 हो गई। अब इसके अंदर परिणाम कौन कौन से ग्रहण करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आ गया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। इसके अंदर तो आ, ई, ऊ और री आ गए। गुण संधि में क्या होता है, ए, ओ और अर। वर्ती संधि में क्या होगा कि दीर्घ रूप आएगा। किसका दीर्घ रूप आएगा, इन दोनों का दीर्घ रूप आ जाएगा, आई ओ। यण संधि में क्या होगा, यह, वह और रे का आगमन होगा। यण संधि में क्या होगा, यह, वह और रे का आगमन होगा। अयादि संधि में क्या होगा, अय, आय, औ और आव, इनका उच्चारण किया जाएगा। कोई भी वाक्य होगा उसमें आई, आय, औ, आव का उच्चारण होगा। यण संधि में होगा यह, वह, रे का आगमन हो जाएगा। यहां वर्दी हो जाएगी, मतलब ऐसे आई हो जाएगा, ओ से हो जाएगा, वर्दी संधि हो गई, ये दीर्घ संधि हो गई। इसके अंदर क्या होगा, ए प्लस ए मिलकर बनता है आ। ये समान स्वर आएंगे इसमें, ई अपने समान स्वर लेगी, ऊ अपना समान स्वर लेगा, री अपना समान स्वर लेगा, री से री मिलेगा, न कि इसको मिलाकर अपन कोई वर्ड बनाएंगे, ये अलग में आएंगे फिर। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्टार्ट करते हैं। पहली ले लेते हैं अपन दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इस संधि में क्या होता है कि समान जाति के स्वर मिलकर आपस में संधि करते हैं। इसमें दीर्घ संधि में क्या होता है कि समान जाति के स्वर मिलकर आपस में संधि करते हैं, समान जाति के स्वर मिल जाते हैं इसमें। इस संधि में
इस संधि में समान जाति के स्वर मिलकर संधि करते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है कि समान जाति के स्वर मिलते हैं, जैसे कि ए प्लस ए मिल गया बराबर हो गया आ, ई प्लस ई मिल गया तो हो गई बड़ी। इसमें हमेशा समान जाति के होंगे, ये भी समान होगा, ये भी समान होगा, फिर बड़ा दीर्घ रूप धारण कर लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। समान जाति के स्वर मिलकर संधि करते हैं। परिणाम बनाते समय परिणाम बनाते समय अपने ही स्वर का दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि ए, उदाहरण लिख लेना है, ए या आ प्लस ए या आ बराबर आ। अब जैसे आपको ये समझ में नहीं आएगा, जैसे ये समान जाति के स्वर कौन से हो गए? ए मिल गया तो क्या हो गया? आ मिल गया तो आ, ए मिल गया तो आ होगा, आ मिल गया ए मिल गया तो आ होगा। तो इस आधार पे ये समान जाति के हो गए, दीर्घ रूप धारण कर लिया। ऐसे ई बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई बराबर बड़ी ई आ गई। ऐसे ही ऊ आ जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ऐसे ही री आ गया, री प्लस री। अब कई जगह आपको ये तीन ही दिखेंगे, ए ई उ। री का बहुत ही कम जगह एग्जांपल मिलेगा आपको, री का बहुत ही कम जगह ऐसा दिखेगा कि भाई इसको भी लिया जाता है क्या, दीर्घ संधि के अंदर इसको भी लिया जाता है। पर मैं बोल रहा हूं कि री को भी इसके अंदर लिया जाता है, क्योंकि ये समान जाति के स्वर हो गए। तो समान जाति की जब परिभाषा ये बात बोल रही है कि री को इसके अंदर लिया जाता है, भाई समान जाति के स्वर मिलकर दीर्घ रूप धारण कर ले, तो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। भाई परिणाम बनाते समय अपने ही स्वर का दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। तो भाई री एक वर्ण वो है, स्वर है, ये स्वर है, तो दोनों स्वर आपस में मिलकर एक बड़ा स्वर बना दिए, दोनों समान जाति के हैं, तो री अपने आप आ जाएगा। ये हो गए। अब इसको एक एक धीरे धीरे अपन उदाहरण से समझते हैं कि एक एक का एग्जाम्पल, जैसे इसका ले लिया, पहले इसका लेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ये साथ ही साथ लिखते भी जाना। पहले तो मैं एक वो लिख देता हूं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे
शब्द का प्रथम वर्ण बराबर क्या बनाएंगे, परिणाम। भाई पहले शब्द का अंतिम वर्ण आएगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आएगा, वो दोनों आपस में मिलकर ही क्या बनाएंगे, एक नया शब्द बनाएंगे, नया परिणाम देंगे अपने को। तो इसके अंदर अपन जैसे उदाहरण से समझते हैं। पहले अपन पहला उदाहरण लेते हैं, ए प्लस ए बराबर आ। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि भाई ए और ए के कौन से शब्द होते हैं। जैसे मैं लिखाता हूं पाठावली, मैंने लिख दिया पाठावली। अब पाठावली में क्या होता है कि पाठ प्लस अवली, पाठावली में क्या होता है कि पाठ प्लस अवली। अब पाठावली में धारण किसने किया, जैसे यहां से निकल के क्या आया, ए, यहां से क्या आया, ए, दोनों को मिलाकर क्या बना, आ। तो इसको धारण करा कौन है कि भाई यहां से पहले तो पाठ था, ये पाठ था, अब क्या हो गया, पाठा, पाठावली। और कभी भी संधि करते समय ये शब्द और ये शब्द कभी चेंज नहीं होंगे, जैसे कि जैसे लिखे हुए हैं ना वैसे के वैसे उनको लिखना पड़ता है। कि जैसे कि बुक में है, किसी में भी कहीं पे भी आ रहा है, तो उनको चेंजेस नहीं करना पड़ता अपने को। वो दीर्घ संधि में नहीं होता, आगे वाली संधियों में प्रथम वर्ण भी ग्रहण कर लेता, कई वाक्यों को प्रथम कर लेता, कभी सेकंड कर लेता, तो वो अलग चीजें आती है। तो ये समझ लेना, एक बार देख लेना। दूसरा जैसे मैंने लिया रामावतार, राम प्लस अवतार। अब इसमें भी यहां राम में ए निकल के आ गया, अवतार में आ गया, तो बराबर क्या बन गया, अवतार। और ग्रहण किसने किया, मैंने, तो रामावतार हो गया। तीसरा एग्जांपल अपन देते हैं सत्यार्थी। तीसरा एग्जांपल कौन सा, सत्यार्थी। सत्य प्लस अर्थी, ये तीसरा हो गया। इसके अंदर भी सत्य में ए आ गया, भाई इसको तोड़ेंगे अपन, लिखेंगे तो से। भाई इस पूरे वाक्य को मैं आपको एक बार तोड़ के बताता हूं कि इसको आता है जैसे से, यहां से हलंत आ गया, इसके अंदर से क्या निकला, ए, यह आधा तय, तो इसको आधा का तय, ऐसे हलंत आधा तय आ गया। अब यह है, यह के अंदर दो वर्ण मिले, भाई एक स्वर मिला, एक व्यंजन मिला, तो बना क्या, यह। तो इसके अंदर आधा ये आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा। तो इसके अंदर निकला क्या था अपने पास, ए, तो यही ए मैं यहां बता रहा हूं, और ये ए का ए आ रहा है, तो क्या हुआ, इनको प्लस किए तो बराबर आ, ये सत्य हो गया। अब अर्थी का मतलब तोड़ेंगे तो ए प्लस थे, आधा आ गया, फिर ए, फिर अरथी, फिर प्लस ई, ये बड़ी है, रे आएगा आधा, फिर प्लस बड़ी ई आ जाएगी। ये इसको पूरे के पूरे को तोड़ते हैं ना अपन, इस सत्यार्थी को तोड़ते हैं, इस वाक्य को तोड़ते हैं अपन, भाई सत्य प्लस अर्थी को तोड़ते हैं, तो सत्य का तो ये हो गया, अर्थी का ये निकल के आ गया। तो इसको तोड़ने में इतना ही लगता अपने को, इतना बड़ा तोड़ना पड़ता है। तो इस आधार पे इसको ये स्वर हो गया, ये स्वर हो गया, दोनों समान जाति के हैं, इसलिए आ हो गया, तो ये सत्यार्थी हो गया। एक एक चीज बारीकी से समझेंगे आराम से, तब जाके समझ में आएगी। संधि बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर चीज के लिए होता है, ये किसी भी एग्जाम के दृष्टि से देख लो आप। 3 ले लिया अपन ने, चौथा ले लेते हैं अपन ने, भाई सत्यार्थी हो गया, शस्त्रार्थ ले लेते हैं, शास्त्रार्थ। इसका हो गया शास्त्र प्लस अर्थ, इसका क्या हो गया, शास्त्र प्लस अर्थ। अब इसके अंदर भी ए निकल के आ गया, इसके अंदर भी निकल के आ गया। 5वां ले लेते हैं अपन परमार्थ। और ये एग्जाम्पल एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत मतलब बुक में से लिए है, मैंने भी लिए हैं, कहीं ना कहीं से तो लिए ही हैं, पर इनको मतलब जो मोस्ट है ना कि भाई एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो एग्जाम्पल है, तो आपको एक बार समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसका हो गया परम प्लस अर्थ।
परम प्लस अर्थ। अब जैसे दूसरा लेता हूं मैं यहाँ पे, ये 5 हो गए आपके सामने, इनको एकदम अच्छे से खोल के बता दिया मैंने डिटेल से कि भाई ऐसे ऐसे इन वाक्यों को तोड़ा जाता है, इनके टुकड़े किए जाते हैं। अब दूसरा ले लेता हूं मैं ए प्लस, भाई ए ले लिया और प्लस बड आ ले लिया, और फिर भी मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ रूप आएगा इसका आ। भाई प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द और दूसरे का वो आ जाएगा परिणाम में। अब इसके अंदर एग्जांपल लूं मैं आपको, देवालय, अब इसका हो जाएगा देव प्लस आलय। अब आपको धीरे धीरे समझ में तो आ ही रहा होगा, भाई देव में ए आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये का यही रूप आया ना भाई, ए और आ का यही रूप आ गया ना यहाँ पे भी, और ये दीर्घ रूप क्या बना दिया, आ, ये का यही आ गया। और दूसरा ले लेता हूं मैं भोजनालय, भोजन प्लस आलय। तीसरा ले लिया मैंने गजानन, गज प्लस आनंद, गज प्लस आनंद। चौथा मैंने ले लिया चिरायु, चिर प्लस आयु, ये हो गया। और पांचवा मैंने एक और दे देता हूं आपको, धर्मादेश, धर्मादेश, ये हो गया धर्म प्लस आदेश, ये हो गए। भाई देवालय में देव प्लस आलय हो गया, भोजनालय में भोजन प्लस आलय हो गया, गजानन में गज प्लस आनंद हो गया। भाई यहाँ पे भी ए निकल रहा है, यहाँ आ गया, यहाँ ए निकल रहा है, यहाँ आ गया, यहाँ ए निकल रहा है, यहाँ आ गया, यहाँ ए निकल रहा है, यहाँ आ गया। अब इनका संधि करते हैं ना अपन, इनका मिलान करते हैं तो बड़ा दीर्घ रूप आता है, आ और आ, ये हो गए। अब तीसरा ले लेते हैं अपन, आ ले लेते हैं प्लस ए ले लेते हैं, और इन दोनों को मिलाकर क्या कर देते हैं, आ, ये हो गया। तो तीसरे में क्या होता है कि जैसे रेखांकित, रेखांकित, अब ये है रेखांकित शब्द दिया, तो रेखांकित में क्या होता है, रेखा प्लस अंकित, रेखा प्लस अंकित है। अब इसके अंदर ये आ गया, इसके अंदर आ गई ए आ गया, भाई अंकित में ए आ गया, रेखा में आ गया, तो ये का ये बना नहीं बना। दूसरा अपना एग्जांपल ले, भाई उदाहरण ले, दावाना ले लेते हैं, दावा प्लस अनल, दावा प्लस अनल ले लेते हैं, दावानल में सुधांशु ले लेते हैं तीसरा, भाई तीसरा क्या लिया अपन ने, सुधांशु लिया, तो सुधांशु में क्या होगा, सुधा, सुधा हो गया प्लस अंशु हो गया, भाई सुधांशु में क्या होगा, सुधा प्लस अंशु हो जाएगा। चौथा ले लिया अपन ने तथापि, तथा प्लस अपि। पांचवा ले लिया अपन ने युवावस्था,
युवावस्था हो गई भाई। ये हो गई युवावस्था। अब इसके अंदर क्या होता है कि युवावस्था में एक तो मतलब बहुत सारे युवन लिखते हैं, ये युवन ऐसे लिखकर आता है, पर इसको क्या है कि मान्य नहीं किया गया। युवन को क्या है कि ये संस्कृत का शब्द हो गया, ये क्या हो गया, ये संस्कृत में ही अलाउड है, हिंदी में इसको मतलब मान्यता दी ही नहीं गई। ये क्या है, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो युवन को मतलब हिंदी में अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, संस्कृत का शब्द हिंदी में कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं अपन। हाँ कई वाक्य आते हैं ऐसे, पर उनको संधि में तो नहीं लिख सकते, तो इसको क्या करता है कि कई ऐसे भी लिख देते हैं, युवन प्लस अवस्था, और कई ऐसे लिख देते हैं युवा प्लस अवस्था। तो जहां तक इसको राइट मारने की बात आती है ना एग्जाम व्यूज से, तो ये राइट होता है हमेशा, ये क्या होता है, रॉन्ग होता है, क्योंकि युवन हमेशा संस्कृत का शब्द होता है, तो संस्कृत का शब्द तो लिया नहीं जाता हिंदी में, इस आधार पर। चौथा अपने पास आ जाएगा आ और आ मिलकर। भाई आ और आ से कौन से वाक्य, कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। भाई चौथा ले लिया अपन ने, आ प्लस आ बराबर आ, ये हो गया। भाई चौथा कौन सा हो गया, आ और आ। जैसे मैंने लिखा महाशय, मैं एक बार बाद में संधि करता हूं इनकी, पहले एक बार आपको एकदम सीधे लिखा ही देता हूं। महाशय हो गया, क्रियात्मक हो गया, महाशय हो गया, क्रियात्मक हो गया, फिर निशानन हो गया, फिर हो गया आपके चौथा विद्यालय हो गया, फिर पांचवा आपके हो गया श्रद्धालु हो गया, ये हो गए। भाई आपको ये 5 मैंने दिए, तो इसके अंदर क्या होगा, महा प्लस आश्य, महा प्लस आश्य। क्रियात्मक में क्या होगा, क्रिया प्लस आत्मक। निशानन में क्या होगा, निशा प्लस आनंद। विद्यालय में क्या होगा, विद्या प्लस आलय। श्रद्धालु में क्या होगा, श्रद्धा प्लस आलू। ये हो गए। अब यहां पे भी आ निकल रहा है, 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 यहां पे भी आ। सब चारों पांचों में देख लो आप कि यहाँ पे भी आ निकल रहा है, महाशय में महा प्लस आशय, क्रियात्मक में क्रिया प्लस आत्मक, और निशा में निशा प्लस आनंद। आ का आगमन हो रहा है, मतलब इनका उच्चारण करते हैं ना निशा में। भाई व्यंजन कब बनता है, स्वर मिलेंगे, स्वर प्लस होंगे व्यंजन में, तभी तो पूर्ण एक व्यंजन बनेगा ना। पूर्ण व्यंजन कब बनेगा, जब स्वर मिलेगा व्यंजन में। भाई पूर्ण कब बनता है, पूर्ण व्यंजन कब बनता है, जब स्वर ही नहीं मिलेंगे तो पूर्ण व्यंजन बनने का कोई सवाल नहीं। जैसे अभी एक है, अब इसको पूर्ण करने, ये आता है, इसको ये आता है, इसको मतलब कोई मतलब नहीं, इसको लिखेंगे ना, पूर्ण करेंगे ना, तो इसके अंदर प्लस ए करेंगे तो ये पूरा 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 लिखा जाएगा। ये पूर्ण कब होगा, जब ऐसे ये लिखा जाएगा, ए मिलेगा तभी। अब ये स्वर आ गया, ये व्यंजन आ गया, ऐसे। तो दीर्घ स्वर संधि में एक ही काम है कि स्वरों का ही काम है, उनका काम ही नहीं है। अब दूसरा ए का नियम पढ़ लेते हैं अपन, ई का नियम पढ़ लेते हैं, ई का।
क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए फिर मैं आपको सोच रहा हूँ फिर वो 5 शब्द वो दे देता हूँ, पर्यायवाची, विलोम और पारिभाषिक शब्दावली। और फिर जैसे ई का नियम कल पढ़ेंगे, फिर उ का नियम, फिर री का नियम, फिर दीप के बाद में गुण संधि आएगी, फिर वर्दी आएगी, फिर यण आएगी, फिर अयाजी, क्योंकि संधि का टॉपिक आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी टाइम है अपने पास, तो आराम से पढ़ेंगे। तो मैं आपको वो 5 शब्द लिखा देता हूँ भाई। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पहला हो गया अंगूठी, दूसरा हो गया अंगूठी, अचल, तीसरा हो गया अनजान, चौथा हो गया अंतर, पांचवा हो गया अंत। क्या हो गए ये पर्यायवाची शब्दों में? पहला तो ये हो गया, ये विलोम शब्द हो गए। विलोम शब्द में कौन कौन से हो गए? एकाम, अधम, अग्र, और दो हो गए आगम, अग्नि। आगम, पांचवा हो गया अग्नि। लास्ट आपको पारिभाषिक शब्दावली दे देता हूं कि भाई पांच शब्द चल रहे थे अपने, पारिभाषिक शब्दावली। पहला हो गया परित्याग, दूसरा हो गया किराया। पहला होगा परित्याग, दूसरा हो गया किराया, चौथा हो गया उपशमन करना। इसको किराया को उपशमन भी बोलते हैं, और उपशमन करना अलग हो जाता है भाई। परित्याग, किराया, उपशमन, उपशमन करना। चौथा हो गया शिशु का परित्याग, शिशु का परित्याग हो गया। और पांचवा हो गया संक्षेपण। ये 5 हो गए। पर्यायवाची शब्द दी अंगूठी, अचल, अजाम और अंतर, अंत। एकाम, विलोम शब्द दिए एकाम, अधम, अगर, अगम, अग्नि। और ये पारिभाषिक शब्दावली दी आपको परित्याग, किराया, उपशमन, उपशमन करना, शिशु का परित्याग, संक्षेपण। जैसे कि आपको ये संधि चल रहा है, इनके साथ ये आप करते रहना और आराम से धीरे धीरे अपन संधि का टॉपिक क्लियर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।